वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेटर पॉइंट। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का आपको लेक्चर नंबर 4 तक प्रोवाइड करा दिया गया है। ये लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे पूरे रेसिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में और रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, है ना। इस लेक्चर में इतना कवर करेंगे। उसके बाद के लेक्चर में हम लोग आएंगे सीरीज और पैरेलल के कनेक्शंस के बारे में जानेंगे, लेकिन इस लेक्चर में बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए ये ओम्स लॉ क्या है, ये साइंटिस्ट ओम के द्वारा दिया गया था। इसमें ये कहा गया है कि एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर potential difference between 2 points is directly proportional to the current flowing through the कंडक्टर। समझ आ रहा था। इसमें ये बोला गया है कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलते हैं, वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जैसे कि हम बात करते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, मतलब कंडक्टर में जो करंट बह रहा होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम अगर एक सर्किट तैयार करें तो मान लिया जाए ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और हम एक बैटरी लेते हैं और ये बैटरी लेने के बाद हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा होगा। मान लेते हैं ये करंट आई फ्लो कर रहा है और इसमें कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा जो कि होगा वोल्टेज V, है ना। तो आप ये देखोगे कि जितना करंट आप दोगे, अगर करंट को बढ़ाओगे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, है ना। करंट बढ़ाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल वोल्टेज जो है ना इस कंडक्टर के अक्रॉस वो भी बढ़ेगा, और अगर करंट घटाओगे तो ये भी घटेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसके जगह पे लिखेंगे कैपिटल R, जो कि ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको कहते हैं। इस R को बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ आ गया इतना बात। तो आप आज से ओम्स लॉ के थ्रू आप क्या 3 चीजों के बारे में आप जान सकते हो। कोई भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट, इन तीनों में रिलेशन इसने बताया था ओम्स में, ठीक है। तो ओम्स लॉ बोलने से पहले, बताने से पहले ये बोलना बहुत ही जरूरी है कि एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। तो रेजिस्टेंस अगर बदलेगा तो नॉर्मल सी बात है ये कांस्टेंट तो कभी रहेगा नहीं, तो हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाएगा। इतना बात समझ आ गया। अब मैं अगर बात करूं इसके बाद इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ये आप लिखने के बाद एक ग्राफ को समझोगे कि ग्राफ किस तरीके से होगा। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये आपका ग्राफ है,
एक्स एक्सिस एज यूजुअल, इधर वाई एक्सिस। तो आप क्या करोगे इसमें, इस एक्सिस पे आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, और इधर लिखोगे आप इलेक्ट्रिक करंट, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपका जो ग्राफ होगा, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ, क्योंकि ये करंट है तो ये एम्पियर में होगा, तो यहाँ है 5 एम्पियर और यहाँ है 10 एम्पियर को मैं मान लेता हूँ ऐसे को। और यहाँ पे कुछ वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, तो ये हो गया, मान लेते हैं ये भी 5 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट में होगा, और ये 5 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। यहाँ से आप देखोगे इसको जब आगे स्ट्रेन करोगे आप और इस पे मिलाओगे, इस पॉइंट पे, सॉरी ये मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा, हाँ इस पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है, ये 5 हो गया और यहाँ पे मैंने 10 को मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से ये पता चल रहा है मुझे कि अगर इस पॉइंट को देखा जाए, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा हर जगह पे, तो आर की जो वैल्यू होगी सेम आएगी। कैसे, अगर आर की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आर की वैल्यू निकालो, तो आर की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने पढ़ा क्या फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, V बाई आई। तो V यहाँ पे कितना होगा बताओ, V दैट इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए V और B पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे VA कितना होगा, IA कितना होगा, तो VA इज इक्वल टू होगा 5 वोल्ट और IA इज इक्वल टू 5 वोल्ट, सॉरी 5 एम्पियर। इस तरीके से आप काटोगे तो यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस 1 ओम। हम V पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, VB इज इक्वल टू करंट होगा IB इंटू R। तो आप R की वैल्यू निकालोगे तो VB बाई IB, और इस तरीके से इस पॉइंट पे B पॉइंट पे वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई I की वैल्यू है 10 एम्पियर, दैट विल गिव यू 1 ओम। यहाँ भी आप देखोगे कि जहां भी ये ग्राफ जाएगा हर जगह पे आपका हर एक पॉइंट पे आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस आपका इक्वल होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए इसमें ओम्स लॉ के थ्रू, समझ आ गया। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं ताकि आप अच्छे से ओम्स लॉ को, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है, इसमें हमने लिखा इलेक्ट्रिक करंट और यहां पे हमने लिखा इस एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जैसे ही हमने लिखा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक लाइन, दो लाइन और 3 लाइन हम खींच लेते हैं। ये हमारा A है, B है, C है, 3 लाइनें हैं। अब मुझे ये पता करना है कि बताओ रेजिस्टेंस A ग्राफ की ज्यादा होगी या RB ग्रेटर होगी या RC ग्रेटर होगी। तो हमें क्या देखना है कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बाई एक्सिस पे है और ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल सी बात है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बाई एक्सिस पे होगी और ये एक्स एक्सिस पे होगी, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको इसका रेजिस्टेंस बताएगा। इसका रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा मुझे, पोटेंशियल जितना ज्यादा स्लोप रहेगा, जितना ज्यादा ढलाव रहेगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसका रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब इसके कंपेयर में, ये तीनों के कंपेयर में अगर इसको देखा जाए तो इसका ढाल कितना है, कम है ना, सबसे कम। तो हम बोलेंगे स्लोप इसका, है ना, स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी, है ना, और स्लोप ऑफ
सी। तीनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्लोप ऑफ ए जो है सबसे कम है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि एंगल जो है सबसे कम किसका होगा, ए का, है ना, विद द एक्स एक्सिस। तो ये एंगल अगर कम है तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अब ये एंगल इससे बड़ा है, यानी इसका रेसिस्टेंस, बी का जो रेसिस्टेंस होगा ए से ज्यादा होगा, और सी का तो सबसे ज्यादा ढाल है ना। अगर कोई बंदा यहाँ पे रहेगा तो वो जल्दी से सर के आएगा ना नीचे, यहाँ पे रहेगा तो वो थोड़ी देर में, और ये थोड़ा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे जितना ज्यादा ढाल होता है उतना जल्दी हम सर के नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा ढाल होगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। कब? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे हो और इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक्स एक्सिस पे हो। बात ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा केस अगर दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले कि RA जो होगा, रेसिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ग्राफ ए, दैट विल बी लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ बी, दैट विल बी लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ सी। यानी सबसे ज्यादा हाई रेसिस्टेंस तीनों में से कौन से ग्राफ में होगा, सी में होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ध्यान देना है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया हूं। यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक करंट मैं दे देता हूं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमारा एम्पियर में है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपका यहाँ पे वोल्टेज V में है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सेम है कि रेसिस्टेंस तीनों ग्राफ में से किसका ज्यादा होगा। तब ये सही है क्या? ये गलत हो जाएगा, है ना। कैसे? अब आपको ये सिर्फ ढाल नहीं बताएगा, अब ये चीज उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को वाई एक्सिस पे रख दिया और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे रख दिया। इट मींस रेसिस्टेंस उसी का ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस, है ना, किसका ज्यादा होगा, जिसका कि स्लोप कम होगा। यहाँ पे ये केस होगा। समझ में आ रहा बात? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बाई एक्सिस जब निकालते हैं ना, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू तभी होता है V बाई I, है ना। अब आपने क्या किया है, नॉर्मल सी बात है, आपने क्या किया कि ये जो V है इसका जो स्लोप है, हम स्लोप कैसे निकालते हैं, बाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। तो बाई एक्सिस में आपका क्या है, आप इसका अगर निकालोगे A की वैल्यू, तो A की वैल्यू आप निकालोगे तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा जस्ट I बाई V, I बाई V होगा ना, क्योंकि बाई एक्सिस ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है और पोटेंशियल क्या है, V है। ठीक है, आप क्या करोगे, जब इससे रिलेट करोगे तो देख रहे हो आप रेसिप्रोकल जा रहा है। ये रेसिप्रोकल कैसे जा रहा है, V बाई I है यहाँ पे, यहाँ I बाई V। तो आप बोल सकते हो ना कि इसके रेसिस्टेंस की वैल्यू, अगर इसका ढाल, इसका जो स्लोप है वो कमेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर स्लोप बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा। इट मींस इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल RC, क्योंकि स्लोप इसका ज्यादा है, एंगल ये ज्यादा है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। RB उससे कम है तो ये RB, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हो जाएगा RA की वैल्यू। समझ में आ रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ C इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू B एज कंपेयर टू A। समझ में आ गया होगा? क्लियर? आई थिंक सो। अगर नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की, है ना, अगले लेक्चर में।